Good morning everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history. Lesson number 2, Europe and India, standard 8. First of all, today's date, standard and subject. Standard 8, subject history. Date 29 July 2020. First lesson name is Europe and India. Europe and India. Look at the textbook, page number 5, and listen carefully. During the modern period, the various happening in Europe had its impact on the India. Therefore, while the studying the period of a modern India in history, we have to the study an events happening in Europe during this period. तो देखो पहले क्या होता था कि यूरोप के जो भी ब्रिटेन लोग थे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, इंडिया के ऊपर उनकी हुकूमत चलती थी और इंडिया से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे और उधर ले जाकर फिर वो उसका मेकिंग बनाते थे, कुछ पॉकेट बनाते थे, कॉटन बनाते थे। इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर उधर से न्यू मटेरियल बनाकर वो इंडिया में लाकर बेचते थे। तो इंडिया के साथ वो ऐसा बिजनेस करते थे, इंडिया के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। तो इसके बारे में हमें ब्रिटेन और इंडिया के जो भी सिचुएशन थे, जो रिलेशन थे, उसके बारे में हमें मालूम था 1947 के बिफोर। फर्स्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ द रेनेसाइंस। रेनेसाइंस देखो आप इसमें रेनेसाइंस किसे कहते? रेनेसाइंस मतलब क्या? रीबर्थ। रीबर्थ। अब रेनेसाइंस पहले देखो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो विचारधाराएं थी यूरोप के लोगों की, वो और थी। तो फिर उसमें क्या करने लगे, वहां पर कुछ साइंटिस्ट बने, फिर उनकी आइडियोलॉजी में और चेंजेस हुआ, फिर वो क्या करने लगे, नई नई धारा की विचारधाराएं वहां पर करने लगे, अच्छी से कुछ तो न्यू डेवलपमेंट करने की कोशिश करने लगे। तो उसे कहता है रेनेसाइंस। रेनेसाइंस रेनेसांस इसे कहते हैं फिर रीबर्थ। डू यू अंडरस्टैंड? इन हिस्ट्री ऑफ द यूरोप ऑन द लास्ट फेज ऑफ अ मीडिवल पीरियड। मीडिवल पीरियड देखो हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मीडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड एंड फर्स्ट वाला एक पीरियड, जैसे कि प्राचीन नाम से कहते हैं, वो सबसे पहले वाला होता है। ऐसे 3 पीरियड्स कहते हैं कि ये 13 to 16th century is known as the period of the Renaissance, and during this period and reforming मतलब मुझे चेंजेस। तो इस पीरियड में फिर क्या होने लगा, 13 to 16th सेंचुरी में ये रेनेसांस यूरोप में होने लगी और उसमें रिफॉर्मेशन चेंजेस होने लगे। रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स एंड द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इरा, एंड हेंस दिस द पीरियड इज आल्सो known as the age of the Renaissance। अब रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, अब एक रिलीजियस मूवमेंट रिफॉर्म्स, वहाँ पर एक चर्च था, ज़्यादा क्रिश्चियन लोग वहाँ पर थे, तो चर्च के बारे में वहाँ पर क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म्स मूवमेंट्स होती थी। कुछ वहाँ पर जो पुजारी लोग होते थे वो क्या करते थे, फिर हम जो बताएंगे वही सही होता है, और कुछ बुक में जो भी सही बातें वो नहीं बताते थे, कुछ गलत बातें बताते थे, लोगों को फंसाते थे, लोगों से पैसा लेते थे। तो ये बातें होती थी, इसलिए वहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। वहां पर चर्च में भी 2 ग्रुप थे, वो 2 ग्रुप में बांटा गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एक्सेट्रा। अब देखो इस पीरियड में फिर क्या होने लगा, आर्ट डेवलपमेंट हुआ, आर्किटेक्चर न्यू बिल्डिंग मेकिंग होने लगी, एंड फिलोसॉफी वहाँ के लोगों की थिंकिंग में चेंज होने लगा, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होने लगी, विचारधारा उनकी बदलने लगी, कुछ न्यू सोचने लगे। एंड देयर वाज द रियल मतलब नए बदल होने लगे ऑफ अ ग्रीक एंड रोमन and tradition which gave momentum and to an overall development and during the Renaissance.
ह्यूमैनिटेरियनिस्ट मतलब क्या कि ये फंडामेंटल होते हैं हमारे राइट्स हमें मालूम होने चाहिए ह्यूमैन के. Was give a great impetus and there was a changes in the outlook of the treating each other as a human being and instead of a religious man become the center on point of all ideology. तो फिर वो बोलने लगे वहाँ के जो भी प्रिंस होते थे तो उनकी विचारधारा ऐसे होने लगी कि फिर हम जो बोलेंगे वही सब राइट होता है, वही आइडियोलॉजी होती है, ऐसे उनकी विचारधारा होने लगी. द रिफॉर्म मूवमेंट and spread throughout all sector of human life and through knowledge and science as well as the different section of art we can observe the discoveries of a reform movement. अब इसमें देखो क्या क्या साइंस ज़्यादा जो भी साइंटिस्ट हुए थे न्यूटन जैसे, तो उसमें ज़्यादा साइंटिस्ट हुए थे उसी पीरियड में, डिस्कवरी हुई थी ज़्यादा, तो ये पीरियड में सब ये रिनाइंस होने लगे थे. द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ Renaissance and period depict sentiments and the emotion of a human being. तो देखो आप वहाँ पर उनके ह्यूमन बीइंग के जो थे उनके बारे में सोचना, सेंटिमेंट्स एंड इमोशन, उनकी इमोशन कैसे होती है वो ह्यूमन बीइंग की. And literature was produced in the local language and for better understanding to the common people. तो वहाँ पर जो भी बुक राइट होंगे, जो लिटरेचर राइट होंगे, वो कैसे लैंग्वेज में होने चाहिए, वहाँ की जो भी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज जो भी है, उस लैंग्वेज में वहाँ पर राइट होना चाहिए, क्योंकि जो भी आम लोग हैं उन लोगों को वो सब पढ़ने में आना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए, ये वो सोचने लगी. ड्यूरिंग 1450 एडी जोहान्स गुटेनबर्ग and from the German, ये जर्मनी के थे, डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस. तो इन्होंने क्या किया, ये पहले क्या करते थे, पहले उसके पीरियड के पहले लोग क्या करते थे कि जो बुक राइट करना वो अपने खुद के हैंड राइटिंग में करते थे, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी से उससे बुक राइट करवाते थे. फिर वो जो बुक राइट करवाते थे तो उनकी जो प्राइस थी वो भी ज़्यादा रहती थी, तो वो उसको कौन खरीद कर कौन फिर रीड कर सकता था. जो रिच लोग होते थे वही उसको रीड कर सकते थे, और जो पुअर लोग हैं उसको रीड नहीं कर सकते, उनकी विचारधारा उनके पास नहीं आती थी, फिर उनमें डेवलपमेंट उतना नहीं होता. मगर एडी जोहान्स गुटेनबर्ग ने क्या किया था, एक प्रिंटिंग प्रेस किया था बुक का. तो प्रिंटिंग प्रेस किया था इसलिए वो इंडिया तक भी पहुंच गया था, पूरे जो वहाँ के यूरोप में पूरा बुक पहुंच गया था और उसकी प्राइस भी कम थी. And due to the discovery and knew the ideas and concept and knowledge and reach to all section of the society. तो ये नॉलेज ऑल सोसाइटी तक पहुंच गया था, जैसे प्रिंट किया था वैसे, क्योंकि प्रिंट की वाले बुक की प्राइस भी कम होती है, आम लोग भी उसे ले सकते, खरीद सकते, पढ़ सकते. नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट. अब रिलीजियस के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. देखो, द इंडिपेंडेंस इंटेलेक्चुअल मतलब होशियार, क्लेवर, अटैक the old religious ideologies of Roman Catholic and Church. देखो इन जो भी वहाँ की जो ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी थी उसमें चेंजेस होना ऐसा होने लगता, उसके ऊपर अटैक करने लगे थे वहाँ के पीपल्स. द क्रिश्चियन प्रीस्ट and were the taking advantage of the ignorance of the people. और उसने पीपल को क्या किया था, प्रीस्ट ने तो इग्नोर कर दिया था. And were the indulged in the unnecessary rituals and they looted the people in the name of the religious. और उसका नेम looted people में religious में डाल दिया था. The movement that the began and against it is known as the religious reform movements. तो फिर से ये religion क्या होने लगी थी, reform होने लगी थी. Due to this the movements and human freedom and rationalism gains and more important. रैशनलिज्म मतलब क्या, कि जो भी साइंटिस्ट की विचार थे, जो साइंटिस्ट की सोच थी, सही सोचना, उसके ऊपर वो फोकस करने लगे, ज़्यादा वहाँ पर सही तरीके से सोचना चाहिए, वैसे ही हिसाब से वो हिस्ट्री हमारी चलनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगने लगा था. अब इस ब्रैकेट में देखो एक लेनार्ड दा विग्नी, ये एक साइंटिस्ट है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे. He is recognized as an all-round personality of the period of the Renaissance. देखो इसके लिए उस पीरियड में उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था, रिनाइजेंस के लिए, न्यू आइडियोलॉजी के लिए.
He was well unversed in the different branches of the science. उसकी अलग अलग ब्रांचेस थी साइंस की, एंड आर्ट की भी थी और साइंस की भी थी. किसकी? द विकनिंग हिंसी. And he had the mastery over and varied subjects such as the sculpture. क्या क्या किया था उन्होंने? देखो, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा. इतने सारे उन्होंने सब्जेक्ट में मास्टरी की थी. And Bird becomes and world renowned and as a painter and his painting of a Mona Lisa. तो इसकी पेंटिंग भी उसने की थी मोनालिसा की. द लास्ट सुपर बिकेम द इम्पोर्टेंट. इसलिए ये क्या है सब? ये लास्ट पीरियड की बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे एक पर्सन. डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. ओके, ये पॉइंट हम कल के वीडियो में देखेंगे. नाउ स्टॉप लेक्चर. यू विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.